हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम जूलॉजी का एक अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग स्पेशली बर्ड सीरीज़ को लेकर के चलेंगे, जिसमें पक्षियों का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड्स, पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मैं हूँ गवर्नमेंट जीएनए पीजी कॉलेज भाटापारा का आपका टीचर जूलॉजी का। ठीक है, जिसमें हम आज पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप मेरा नाम जानते हो, सत्यम डोंडे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि फ्लाइट एडाप्टेशन के बारे में। तो इसका अगर रूपरेखा देखें या सिनॉप्सिस देखें तो हम सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे फ्लाइट एडाप्टेशन का। उसके बाद फ्लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लाइट एडाप्टेशन, फ्लाइट चैलेंजेस और कंक्लूजन। तो आज का ये रूपरेखा है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है परिचय या इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी में दो प्रकार के बर्ड्स होते हैं। एक वह बर्ड जिसमें उड़ान क्षमता काफ़ी अच्छे से विकसित होती है, उड़ान क्षमता विकसित होती है, और दूसरा वे प्रकार के बर्ड्स जिनमें उड़ान क्षमता ठीक से विकसित नहीं होता, जिसको हम उड़नहीन बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो उड़ान क्षमता विकसित जितने भी बर्ड्स हैं उसमें क्या क्या अनुकूलन हुए हैं वो आज पढ़ेंगे, और उड़नहीन जो पक्षी हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर बर्ड्स को आप लोग अगर जानते होंगे तो मैं पहला जो सिलेबस ओवरव्यू वाला जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोग देखे होंगे अकशेरुकी और कशेरुकी को अलग अलग वर्गों में बांटे हैं, जिसमें हम लोग कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स को 5 फाइलम में बांटा गया है। जिसमें आप लोग देखे होंगे अगर, तो उसमें पहला है फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या एविज कह सकते हैं, और मैमल्स में बांटा गया है। तो ये याद रखना है, ये जो बर्ड्स होते हैं ये किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, और उसमें भी सुपर क्लास टेट्रापोडा में आते हैं। टेट्रापोडा इसीलिए क्योंकि टेट्रा मतलब 4 और पोडा मतलब पैर। यहाँ पे पक्षियों के जो 2 पैर होते हैं आप जानते ही हैं, लेकिन जो 2 हाथ होते हैं जिसको हम लोग पोडा कह सकते हैं, पाद कह सकते हैं, तो वो जो रहते हैं वो विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं। तो एक हिसाब से कह सकते हैं इसमें भी 4 पैर या फिर 4 लिम्स पाए जाते हैं, ये कह सकते हैं। तो इसीलिए टेट्रापोडा में रखा गया है। उसके अलावा ये जो होते हैं क्लास एविस के होते हैं, जिसको हम बर्ड्स भी कहते हैं। यही क्लास को सब क्लास में बांटा गया है, जिसमें इसको 2 सब क्लास में बांटा गया है। आर्कियोऑर्निथीज जो कि वर्तमान में जीवित नहीं है, विलुप्त हो गए हैं। उसके अलावा नियोऑर्निथीज जिसमें कुछ जो है विलुप्त हो चुके हैं, और कुछ जो हैं मॉडर्न बर्ड्स कहे जाते हैं जो अभी भी जीवित है। ठीक है, तो नियोऑर्निथीज में अगर देखें तो इसको 3 सुपर ऑर्डर में विभाजित किए गए हैं, जिसमें अगर पहला सुपर ऑर्डर देखें तो होता है ओडोंटोग्नेथे, जो कि विलुप्त पक्षी के प्रजाति हैं, वर्तमान में जीवित नहीं है। दूसरा आ जाता है पैलियोग्नेथे जो है उड़नहीन, और नियोग्नेथे जो आधुनिक उड़ते पक्षी को हम लोग नियोग्नेथे कहते हैं। ठीक है, अब उड़नहीन पक्षी और उड़ते पक्षी में अलग अलग वैज्ञानिकों का मत अलग अलग रहा है। जैसा कि कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सबसे पहले उड़नहीन पक्षी विकसित हुए होंगे, और उनमें कुछ अनुकूलन होने के बाद वो उड़ते पक्षी में उसमें कुछ कुछ बॉडी चेंजेस के फलस्वरूप वो पक्षी उड़ने लग गए होंगे, ऐसा मानते हैं। लेकिन कुछ कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि पहले से ही उड़ते पक्षी रहे होंगे, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस की वजह से वर्तमान में उड़नहीन पक्षी बन गए होंगे, ये भी मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग दृष्टिकोण है वैज्ञानिकों का पक्षियों में उड़नहीन और उड़ते पक्षी को लेकर के। ठीक है,
तो इसमें अब यहाँ पे सुपर ऑर्डर जो दिया है उसमें आप लोग को मेनली याद रखना है पैलियोगनेथे। पूछ सकता है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में, पैलियोगनेथे मतलब उड़नहीन पक्षी में आते हैं, याद रखना सुपर ऑर्डर में, है ना। और नियोगनेथे में उड़ते पक्षियों को रखा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है मुख्य एग्जाम में। उसके बाद हम तीसरा इसी का दूसरा देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ फ्लाइट एडॉप्टेशन। तो उड्डयन अनुकूलन की परिभाषा अगर देखें तो पक्षियों की उड़ने की क्षमता और दक्षता विकसित करने के लिए उनके बॉडी संरचना या शारीरिक रचनाओं में जो परिवर्तन हुआ है उसी को ही हम क्या कहते हैं, फ्लाइट एडॉप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो पक्षियों में जो उड़ने की क्षमता विकसित हुआ है उसके लिए उसमें उसके बॉडी संरचना में, ठीक है, बॉडी रचनाओं में कुछ परिवर्तन हुए हैं, उसी को हम फ्लाइट एडॉप्टेशन या उड्डयन अनुकूलन कहते हैं, क्योंकि उड़ने के लिए ही वो रचना में चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा है। अब महत्व क्या है उड़ने का, क्या महत्व है, तो अगर हम उड़ने का महत्व अगर देखें तो कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं इससे। पहला तो एस्केपिंग प्रेडेटर्स, मतलब उड़ान से शिकारियों से बचने के लिए, अगर कोई शिकारी आता है और उस पर अगर शिकार करना चाहेगा तो वो फटाक से उड़ सकता है। तो शिकारियों से बचने के लिए उड़ान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा होता है माइग्रेटिंग फॉर फूड, भोजन के लिए पलायन, भोजन को खोजने के लिए भी फ्लाइट इम्पॉर्टेंट है पक्षियों के लिए। और तीसरा होता है एक्सप्लोरिंग न्यू हैबिटेट, नए आवासों को खोज करने के लिए भी फ्लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्व हैं। ओके, तो ये कुछ महत्व है। उसके अलावा अगर हम आगे देखिए टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशन में अगर देखें तो टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इसमें मुख्यतः आकारकीय अनुकूलन पाया जाता है और दूसरा होता है आंतरिक अनुकूलन होता है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे दो प्रकार के अनुकूलन होते हैं, जिसमें पहला है आकारकीय जिसको मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन कहेंगे, और दूसरा होता है आंतरिक जिसको एनाटॉमिकल एडॉप्टेशन कहेंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं कि पक्षियों में क्या क्या आकारकीय अनुकूलन हुए हैं। और तो आकारकीय अनुकूलन या मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन की बात करें तो पक्षियों में ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में चेंजेस से रिलेटेड होता है, उसके बाह्य संरचनाओं में जो परिवर्तन हुआ है वो आकारकीय अनुकूलन में आता है। ठीक है, तो पक्षियों के बाह्य आकार में लक्षणों की विशिष्टता आकारकीय अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ों को। दो प्रकार के अनुकूलन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे आप सभी। अब एक एक करके ऐसे कौन कौन से चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर देखें तो आप लोग पक्षियों के शरीर को आप लोग देखे ही हैं। शारीरिक रूपरेखा, शरीर के आकार क्या सा होता है, एरोडायनेमिक होता है। एरोडायनेमिक का मतलब जिससे उड़ते समय हवा का प्रतिरोध न्यूनतम हो जाता है, मतलब शरीर की यह आकृति उड़ने के लिए उपयुक्त होती है। जैसे आप लोग कार से समझिए, जो सुपर कार्स होते हैं उसको एरोडायनेमिक, सामने वाला जो रीजन रहता है उसको हमेशा एकदम नीचे बनाया जाता है, ऐसा स्लोप, ताकि एयर कट के ऊपर से जा सके। ठीक है, जितने भी सुपर कार्स होते हैं वैसे ही बनते हैं। वैसे ही पक्षियों को अगर उड़ते हुए देखेंगे तो उड़ते समय अपना बॉडी स्ट्रक्चर को इस प्रकार कर लेते हैं कि साइड साइड से एयर कट सके। ठीक है, एरोडायनेमिक हो सके, मतलब जितना कम से कम वायु का प्रतिरोध होंगे उतने ज़्यादा फास्ट उड़ सकेंगे। तो शारीरिक रूपरेखा जो होता है उसका स्ट्रीमलाइन होता है, धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, जिससे हवा का प्रतिरोध कम हो, तो ये एक अनुकूलन होता है उनके शरीर में। ठीक है, उड़ते समय ये आकृति बनाते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो फोर लिम्स का, अग्रपाद का विंग्स में रूपांतरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो उसके अग्रपाद होते हैं वो क्या होता है, विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं, विशेष रूप से उड़ने के लिए रूपांतरित होते हैं। ठीक है, जो फ्लाइट मसल और फैदर युक्त होते हैं, मतलब हम लोग का जैसा जो हाथ है वो उन लोग में क्या होते हैं, पंख या विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं। इसीलिए फोर लिम्स का विंग्स में रूपांतरण जो उड़ने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होते हैं, और साथ साथ उनके फ्लाइट मसल भी बहुत स्ट्रांग होते हैं।
ठीक है, और उसमें फैदर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से उड़ पाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनुकूलन है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो इनमें जो होता है गतिशील गर्दन पाया जाता है और सिर पाया जाता है। तो पक्षियों की गर्दन क्या होती है, लंबी होती है और लचीली होती है, जो कि विभिन्न कार्यों के लिए सिर का महत्वपूर्ण हरकतों में मदद करती है। उनके पास सींगदार चोंच होती है, मतलब थोड़ी लंबी चोंच होती है कह सकते हैं, जो उन्हें भोजन पकड़ते समय अनाज और कीड़ों को पकड़ने में भी मदद करते हैं। तो इसके लिए गर्दन का गतिशील होना भी जरूरी है। ठीक है, और सिर का भी। आप लोग देखे होंगे कई कई पक्षी पूरा इस तरीके से पीछे भी सिर कर लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम लोग कर पाते हैं क्या, एक लिमिटेड सीमा तक ही हो पाता है, पूरे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए गतिशील गर्दन और सिर कह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी अनुकूलन हुआ है, याद रखना है। उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट आता है द्विपाद प्रचलन, जिसको बाइपेडल लोकोमोशन कहते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो फोर लिम्स जो है अग्रपाद का विंग्स में रूपांतरण हुआ है, इसीलिए क्या होता है शरीर का सारा पिछला भार पैर वहन करते हैं। अब जानते हो दो ही पैर होते हैं जिसमें वो चलते हैं, तो दो पैर हैं, इसीलिए द्विपाद चलन बोल रहे हैं, बाइपेडल लोकोमोशन। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस का भी ऐसी होता है, बाइपेडल लोकोमोशन ह्यूमंस भी करते हैं, केवल दो पैर में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप शेर हो गया, भालू हो गया, बकरी, गाय, ये सब का अगर देखेंगे तो लोग चार पैरों में चलते हैं। ठीक है, तो वो बाइपेडल लोकोमोशन उनमें नहीं पाया जाता, लेकिन पक्षियों में और ह्यूमंस में जो होते हैं ये बाइपेडल लोकोमोशन पाया जाता है। ठीक है, मतलब पूरा पैर इनके शरीर का भार वहन करते हैं। अतः ये शरीर पर क्या होते हैं, पीछे के भाग, और जैसे आप जान रहे हो शरीर के पीछे के भाग में स्थित होता है पैर, ये तो जान ही रहे हो। तो ये एक इसमें रूपांतरण हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पंखों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ फैदर। जैसा कि आप जान रहे हैं पक्षियों में सबसे महत्वपूर्ण अनुकूलन कुछ है तो वो पंखों का बनना, विंग्स का प्रेजेंस या फैदर का रहना। ठीक है ना, तो शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। ठीक है, शरीर पर हल्का बाह्य कंकाल बनाता है। उड़ते समय क्या होता है, हवा का घर्षण न्यूनतम कर देता है पंख की उपस्थिति। शरीर पर वाटर प्रूफ बाह्य आवरण बनाता है। ठीक है, उसके अलावा विंग्स, फैदर, ठीक है, रेमिज जो होते हैं उसके एक फैदर को ही कहते हैं। ठीक है, फैदर अलग अलग प्रकार के फैदर्स पाए जाते हैं, जो टेल वाला होता है उसको अलग कहते हैं। ठीक है, मुख्य उड़ने के लिए अलग होते हैं, वो भी अलग अलग आकार के होते हैं, आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी याद रखना विंग फैदर्स, रेमिज, ये शक्तिशाली उड़ान के लिए मदद करता है। ठीक है, उसके बाद टेल फैदर जिसको रेक्ट्रिस कहते हैं, वो उड़ते समय शरीर को दिशा देता है। ठीक है, आप लोग जैसे अगर देखे भी होंगे, ठीक है, जैसे मछलियों में पीछे कॉडल फिन पाया जाता है, वो अगर ऐसा साइड करता है तो दूसरे तरफ, तो ये एक तरीके से क्या करता है, उसको दिशा को निर्देशित करता है। ठीक है, गति को नियंत्रित भी करता है। उसका टेल वाला जो फैदर होता है, रेक्ट्रिस कहते हैं जिसको। ठीक है, तो ये पंखों की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बैठना, अब अगर आप देखे होंगे पक्षी जो होते हैं पेड़ों में बैठते हैं, तो जब कोई पक्षी पेड़ पर बैठता है तो उसके पंजे टहनी के चारों ओर लिपट जाता है, ये भी जान रहे हो, इसे ही हम पर्चिंग कहते हैं। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, पर्चिंग क्या होता है। ठीक है, तो पर्चिंग मैकेनिज्म करके है भी, तो पर्चिंग क्या है याद रखना, पंजे को चारों तरफ लिपट कर टहनियों में बैठना। और याद रखना इसके विंग्स मॉडिफाइड तो हुए ही हैं, साथ साथ इनके जो पैर हैं, जो दो पैर हैं, उनके जो मांसपेशी वो भी काफ़ी मजबूत होता है। मांसपेशी इतने अच्छे तरीके से विकसित होते हैं कि पक्षी अपने दो पैरों पर टहनियों पे बैठ करके सो भी सकते हैं, वो भी बिना गिरे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से विकसित होते हैं इनके जो हाइंड लिम्स है, मतलब पैर वाले जो लिम्स होते हैं वो विकसित होते हैं। उसके बाद देखते हैं आंतरिक अनुकूलन। आंतरिक, ये याद रखना, ये सब क्या हो गया, बाह्य अनुकूलन हो गया। अब आंतरिक अनुकूलन अगर देखें पक्षियों में, तो आंतरिक अनुकूलन में अगर देखेंगे तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा, जाहिर सी बात है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर देखें तो सबसे पहले क्या होगा, अब थोड़ा सा इमेजिन करना है ना, उनके फ्लाइट मसल में, मतलब उड़ान की मांसपेशियाँ, उनमें उड़ान की मांसपेशियाँ काफ़ी अच्छे से विकसित रहेंगी।
अच्छी तरह से विकसित मांसपेशियां उड़ान क्रिया को नियंत्रित करेगा, ठीक है ना। और इसका वजन पूरे पक्षी के शरीर का लगभग 1.6 एक भाग 6 भाग होता है, ठीक है, 1/6 भाग होता है, ठीक है, याद रखना है। और उड़ान की मांसपेशियां जो होती हैं धारीदार होगी, जो कि एयर को काटने में हेल्प करेगा, ओके। और पंखों पर मांसपेशियां बड़ी होती है, अन्य मांसपेशियों उपरोक्त मांसपेशियों को काम करने में मदद भी करेगा। तो जो मसल्स की मांसपेशियां होती हैं वो काफ़ी बड़ी भी होंगी, और साथ साथ बॉडी के अन्य जो मांसपेशी हैं वो एक साथ मिल करके काम भी करती हैं। तो ये फ्लाइट मसल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आप ध्यान देंगे, हल्का और कठोर अंतःकंकाल पाया जाएगा, मतलब इसमें स्केलेटन सिस्टम जो होती हैं, हड्डियों में वायु कोष युक्त होगी, हड्डियों के बीच बीच में ना खोखले रहेंगे, ठीक है, हम में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके हड्डियों के बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा खोखले होंगे, कैविटीज प्रेजेंट होगी, जो इसको बोन्स को हल्का बनाएगा। तो याद रखना स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है, कंकाल तंत्र में हड्डियों में वायु कोष युक्त होती है, इसी को हम न्यूमेटिक बोन कहते हैं, ठीक है। आगे डायग्राम रखा हूँ, दिखाऊंगा अभी। उसके बाद स्कल, जो इसके खोपड़ी रहती है उसमें हड्डियों की संख्या काफ़ी कम होता है, ताकि इनके बॉडी का जो वजन है वो कम हो सके, ठीक है, जो कि उड़ने में मदद करे। जितना ज़्यादा हेवी होंगे उड़ने में दिक्कत होगा, तो हल्के रहेंगे तो आसानी से उड़ पाएंगे। तो कह सकते हैं पक्षियों का कंकाल बहुत मोटा लेकिन हल्का होता है, हड्डियाँ खोखली होती है और हवा की थैलियों से भरी होती है, ठीक है। हड्डियाँ जुड़ी हुई होती है लेकिन अस्थि मज्जा नहीं होती है, ठीक है, नहीं तो हैवी हो जाता। उसके अलावा पक्षियों में दांत भी नहीं पाए जाते, ठीक है, दांत भी नहीं पाए जाते विकसित रूप से। एक अंतिम एक वक्षीय जो कशेरुकी होती है वही बस जुड़ी होती हैं, बाकी सभी नहीं जुड़ी होती हैं। यह पंखों के हवा में उछलने की क्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, ठीक है। लास्ट में जो ऐसे कूद करके उड़ना शुरू करते हैं वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो याद रखना है हल्के और कठोर अंतःकंकाल पाया जाता है ताकि अच्छे तरीके से उड़ सके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो जो डायग्राम बोल रहा था, जैसे ये देखो पक्षी, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं ना उसमें आप लोग ध्यान देना है, हरा कलर का जो कील शेप्ड स्टर्नम लिखा है ना, ये केवल जो फ्लाइट करते हैं उड़ते हैं उन पक्षियों में पाया जाएगा, ठीक है। और जो पक्षी फ्लाइटलेस रहेंगे उसमें ये कील स्टर्नम जो कील रहेगा वो एब्सेंट रहेगा, ठीक है, ये एडाप्टेशन है एक। उसके अलावा देखोगे तो बर्ड्स के जो स्केलेटन सिस्टम में मॉडिफिकेशन है उसको ग्रीन कलर में दिखाया गया है, और जो पिंक कलर है वो न्यूमेटिक बोन को शो कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हॉलो बोन पाया जाता है, ठीक है, हॉलो बोन के अंदर बिल्कुल खोखले होते हैं, ठीक है। तो न्यूमेटिक बोन और एन्यूमेटिक बोन्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है हॉलो बोन करके, तो खोखले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बॉडी का अंतःकंकाल है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखिए आगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अब आंतरिक में डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र देखते हैं। तो पक्षियों में जो होती है मेटाबॉलिक रेट काफ़ी अधिक होती है, इसलिए भोजन बहुत तेज़ी से पचता है, ठीक है, क्योंकि उड़ना भी रहता है तो बहुत तेज़ी से पचता है, और न्यूनतम अपचित अवशिष्ट के कारण मलाशय की लंबाई कम हो जाता है, और उनके पास कोई पित्ताशय नहीं होता है, जिसकी वजह से पक्षी का वजन भी कम होता है। याद रखना आप जितने ज़्यादा हल्का होने का कोशिश करेंगे ताकि उड़ने में आसानी हो, ठीक है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम पक्षियों में जो श्वसन प्रणाली होती है वो बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाता है, भोजन तेजी से ऑक्सीकृत हो जाता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। चूंकि इनका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई भी होता है, इसलिए शरीर को बड़ी संख्या में ऑक्सीजन के अणुओं की आवश्यकता भी पड़ेगा, क्योंकि उड़ते उड़ते कंटिन्यू अगर हम दौड़ते रहें जैसे थक जाते हैं तो उन लोग भी उड़ते उड़ते थकान होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। इसके लिए फेफड़े दिए गए जो कि आंतरिक अंगों को पूरी तरह से घेरते हैं, ठीक है। तो काफ़ी विकसित रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र पाया जाता है। उसके अलावा अगर आगे हम देखें
सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पक्षियों में जो होते हैं तेज मेटाबॉलिक रेट तो पाया जाता है। अब इसके कारण जो रक्त है उसकी भी आपूर्ति अच्छे से होना चाहिए, इसीलिए पक्षियों में सर्कुलेटरी सिस्टम भी काफ़ी विकसित होती है ताकि ब्लड भी सही तरीके से पहुंच जाए। आप लोग जैसा जानते होंगे जो पक्षी है उसमें 4 कक्ष वाले हृदय होता है, मतलब 4 चेम्बर हार्ट होता है जो कि डबल सर्कुलेशन करता है, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट होते हैं क्योंकि दोहरा परिसंचरण पाया जा रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रण होने से रोकता है। ठीक है, 2 आलिंद और 2 नीलय पाए जाते हैं। साथ ही पक्षियों में लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की बड़ी मात्रा होती है जो उसको लगातार क्विक एरेशन में मदद करते हैं। वो बहुत ज़रूरी है ताकि पक्षियों में थकान कम हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पक्षी जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। यही कारण है कि पक्षी का शरीर का तापमान उच्च रहता है और वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। याद रखना है, एनिमल्स जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों होते हैं। जैसे अगर मछली हो गया, उभयचर और सरीसृप, मतलब फिश, एम्फीबियस और रेप्टाइल्स, ये जो रहते हैं तीनों ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लेकिन पक्षी और स्तनधारी मतलब बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। तो वार्म ब्लडेड का वे गुण हैं जिसका बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता, और जो ठंडे खून वाले होते हैं कोल्ड ब्लडेड, वो वातावरण के परिवर्तन के साथ उनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, तो बहुत अधिक ऊंचाई में उड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, याद रखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाता हूँ आप लोग को, देखो इसके बॉडी में एयर सैक्स पाए जाते हैं, मतलब इसके श्वसन तंत्र में। ठीक है, तो जो उसके बॉडी को हल्का करता है। ठीक है, और आप देख सकते हो धारीदार यहाँ पे फैदर्स पाए गए हैं, लंग्स पाए जा रहे हैं जिसमें एयर सैक्स पाया जा रहा है जिसको हल्का कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैं और दिखाता हूँ अच्छे से, ये देखिए, देखो बहुत सारे इसमें हैं। वायु कोश प्रेजेंट है। ठीक है, इंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक, अब्डोमिनल एयर सैक, ठीक है, इंटर क्लेविकल एयर सैक, एक्स्ट्रा क्लेविकल एयर सैक, क्लेविकल एयर सैक, बहुत सारे क्या है वायु कोश पाए जा रहे हैं। अब एक तरीके से गुब्बारे नुमा इनको हेल्प करता है, तो इसी वजह से क्या होते हैं ये हल्के हो जाते हैं। ठीक है ना, और आसानी से उड़ पाते हैं। ओके, उसके बाद अगर देखिए हम एस्क्रेटरी सिस्टम अगर देखिए तो एस्क्रेटरी सिस्टम में नाइट्रोजनस युक्त तो यूरिक एसिड और यूरेट्स जो कि कम विषैले कार्बनिक यौगिक हैं उसको उसमें बदल देते हैं अपने जो नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट को, और ये तुरंत रिमूव ही करते हैं। यूरिक एसिड के रूप में ये रिलीज़ करते हैं अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को। ठीक है, जैसे ह्यूमन्स जो है वो यूरिया के फॉर्म में यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, जो मछली होते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं यूरिक एसिड, यूरिकोटैलिज्म कहते हैं इसीलिए इस एनिमल को या पक्षियों को। ठीक है, मूत्राशय बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करते हैं ये रिलीज़ कर देते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट तो ताकि बॉडी का जो वजन है वो मेंटेन रहे। ठीक है, बिल्कुल इसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं तो हैवी हो जाएगा बॉडी, उड़ने में दिक्कत होगा। उसके अलावा ब्रेन और सेंस ऑर्गन, तो आंखें काफ़ी बड़ी होती है और बड़े ऑप्टिक लोब होते हैं। अगर आंखें सिर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करती है और दोनों आंख मिलाकर अक्सर मस्तिष्क से व्यवहार होता है, सोचो ब्रेन से ज़्यादा इसके आंखें ही भारी होता है। ठीक है, तो काफ़ी आंखें बड़ी और ऑप्टिक लोब होती है जो उसको पक्षियों को तेज़ी से समायोजित करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि उड़ान के दौरान उसको जो दूर से निकट दृष्टि जल्दी बदलाव करना पड़ता है, इसीलिए ऑप्टिक लोब क्या होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। ओके, इसके ब्रेन में अगर देखें तो सेरेब्रम में कार्पस स्ट्रिएटा अच्छे से विकास भी उड़ान को स्थिरता प्रदान करता है जो उसके असाधारण गतिशीलता को भी जोड़ता है। तो सेरेब्रम में कार्पस स्ट्रिएटा जो उड़ान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सोचिए इतने सारे इंटरनल मॉडिफिकेशंस हुए हैं। एक लास्ट और अगर यहाँ पे अगर ध्यान दे
तो पक्षियों में जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखेंगे तो इसमें केवल एक फंक्शनल ओवरी पाए जाते हैं जो इसका वजन को कम कर देता है, ठीक है ना, एक फंक्शनल ओवरी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए बहुत सारे क्या क्या था, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन हुए हैं और बहुत सारे एनाटॉमिकल आंतरिक और बाह्य अनुकूलन पक्षियों में पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं, फ्लाइट के चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो फ्लाइट के चैलेंजेस अगर देखें तो ऊर्जा की मांग अगर देखें तो ऊर्जा को बनाए रखने के लिए क्या है, हाई मेटाबॉलिक रेट और भोजन का सेवन, तो ये तो रहता ही है। उसके अलावा अगर देखें तो एयर रेसिस्टेंस, ड्रैग पर काबू पाना और लिफ्ट करने, इसके लिए फैदर्स पाए जाते हैं जो एयर रेसिस्टेंस है, जो कि एरोडाइनमिक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके रेक्ट्रिसेस, पूंछ के जो फैदर होते हैं वो किधर जाना है मुड़ने के लिए हेल्प करते हैं। और नेविगेशन, याद रखना है पक्षियों में नेविगेशन बहुत अच्छा होता है सटीक नियंत्रण की आवश्यकता के लिए, स्पेशली जो प्रवासी प्रजातियां हैं, क्योंकि अगर यूरोप से अगर वो इंडिया आए हैं प्रवास करके तो उसको कुछ समय के बाद वापस भी जाना है, तो वो क्या करते हैं, मार्क को याद कर लेते हैं कि यहाँ पे ताजमहल है, ताजमहल के साइड से हमको उड़ के जाना है, ठीक है, यहाँ पे फिर ये वाला पहाड़ है, तो उन लोग क्या करते हैं एक बार में बिल्कुल याद हो जाता है उन लोग को। तो नेविगेशन बहुत अच्छा होता है पक्षियों में, स्पेशली प्रवासी प्रजातियों में, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं लास्ट क्या है, कंक्लूजन, उपसंहार। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो उड़ान जो है एक जटिल अनुकूलन है जिसमें कई सारे संरचनात्मक और शारीरिक विशेषताएं शामिल होती हैं और यह विभिन्न प्रजातियों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है, जिसके फलस्वरूप उड़ान के लिए विविध तंत्र है। समझ में आया? तो ये हम लोग पढ़ लिए फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड्स, पक्षियों में उड़ान अनुकूलन के बारे में, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आगे आज तो हम पढ़ चुके हैं उड़ान अनुकूलन के बारे में, मतलब जो पक्षी उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो उड़न रहित पक्षी के लिए होगा, ठीक है, मतलब फ्लाइटलेस बर्ड्स के लिए रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।